नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झाके न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के मानगो में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मानगो पुल के पास यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल हो गया। इससे बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और 4 वाहनों को टक्कर मार दी। के बाद मुआवजे की मांग को लेकर वाहन मालिकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पास ही मौजूद मानगो यातायात पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। मुआवजे की मांग पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस धनबाद के नीरसा से चिरकुंडा, रघुनाथपुर और पुलिया होते हुए जमशेदपुर के लिए चलती है। घटना के वक्त बस में कई यात्री सवार थे। सुबह करीब 11 बजे मानगो पुल के पास बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया, जिस कारण ये घटना घटी। बस का ब्रेक फेल होते ही बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। काफी देर बाद बस चालक और वाहन मालिकों के बीच मुआवजे पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ। हम लोग जब जा रहे थे या जाने के क्रम में हम लोग किसी जाम लगी हुई थी, तो हम लोग गाड़ी स्लो करके धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अचानक पीछे से काफी जोर से झटका लगा। जब झटका लगने के बाद हम लोग देखे कि भाई क्या हुआ यहाँ, तो देख रहे कि एक बस दूसरे मेरे पीछे 3-4 गाड़ियाँ को मारते हुए मतलब एक किया वो। कुछ क्षतिग्रस्त भी हुई है? सारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग ये चाह रहे हैं कि गाड़ी हम लोग का जो डैमेज हुआ है, गाड़ी मालिक हम लोग का गाड़ी को बनवा के दे। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये लोग पहले बोला कि वो इसका एजेंट यहाँ जो आया बोला कि नहीं भैया, जो जिस गाड़ी का है शोरूम में हम लोग गाड़ी भेजवा के हम लोग काम करवा देंगे। लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहा है, अभी बोलता है कि नहीं आप जाइए थाना जाके आप केस करिए। इधर राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान ने तूल पकड़ लिया है। जगह जगह इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बाबा साहेब पर दिए गए बयान के बाद छिड़ा सियासी संग्राम अभी तक नहीं थमा है। गुरुवार को राजद ने रांची स्थित झारखंड प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस विषय पर बात की। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने कहा कि बाबा साहब का अपमान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर महिलाओं के लिए बाबा साहेब ईश्वर के समान है। महिलाओं को दलित से भी खराब समझा जाता है, लेकिन बाबा साहेब की ही दिन है कि आज महिलाओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। उनके द्वारा बनाए संविधान के अनुसार ही आज महिलाएं विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन रही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अमित शाह के बयान की उनकी पार्टी कड़ी निंदा करती है। इसके विरोध में पूरे झारखंड भर के विभिन्न जिलों एवं प्रखंड में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। सभा में अमित शाह जी के द्वारा जो भाषण दिया गया और बाबा साहब का अपमान किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर हम महिलाओं के लिए बाबा साहब ईश्वर के ही समान है, वरना महिलाओं की जो स्थिति थी समाज में, वो बहुत ही दलितों से भी जो कहा जाता है कि समाज में जो दलितों की स्थिति थी वो दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति दलितों से भी ज्यादा दयनीय थी। तो ये बाबा साहब का देन है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूं। ये बाबा साहब का देन है कि इस देश में जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अनेक पदों पर आज महिला विराजमान है, वो सिर्फ बाबा साहब का देन है। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और आज से हम लोग विरोध शुरू कर रहे हैं। आज जिला स्तर पे है, कल प्रखंड स्तर पे विरोध होगा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उसके बाद पंचायत स्तर पे किया जाएगा। जितना जल्दी हो अमित शाह जी माफी मांग लें पूरे देश की जनता से, नहीं तो इसका परिणाम सही नहीं होगा। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाया गया। इस प्रेस वार्ता में शामिल हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश की उपाध्यक्ष अनीता यादव जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव कमलेश यादव जी, हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश के प्रवक्ता मंतोष यादव जी, युवा के प्रदेश के प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा जी और हमारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण,
आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है उससे हमारा पूरा देश मर्माहत है। देश की 90% जनता उनके बयान से दुखी है। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल पूरा आंदोलन कर रहा है। आज हमारे रांची में भी हम लोग उसके विरोध में फिरायलाल में हम गृह मंत्री का पुतला फूंकने जा रहे हैं और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी माफी नहीं मांग ले। और राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में गुरुवार को केंद्रीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के विषय पर चर्चा की गई। इसमें पार्टी की भावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने को लेकर भी मंथन किया गया। बैठक के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने संवाददाताओं से रूबरू होते हुए कहा कि पार्टी की संगठनात्मक मजबूती एवं राज्य के 24 जिला में प्रत्यक्ष रूप से हमारी पार्टी जाकर लोगों से मिलकर चर्चा करेगी। पार्टी की ओर से कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। बैठक और मंथन का दौर अभी जारी रहेगा। राज्य और राज्यवासियों के हित में आजसू पार्टी हमेशा सजगता के साथ खड़ी रहेगी। वहीं राजधानी रांची स्थित उनके सरकारी आवास को खाली कराए जाने के विषय पर कहा कि ये कोई खास विषय नहीं है, ये एक सरकारी निर्णय है। हम सभी लोगों ने अलग अलग रूप से पार्टी के सभी इकाइयों के साथ अलग अलग बैठक करके उनका फीडबैक सिलेक्शन को लेकर या फिर आने वाले समय को लेकर पार्टी के लिए फीडबैक उनसे हम लेने का काम चल रहा है। पार्टी के अंदर पहले हम लोग ने संसदीय बोर्ड का, प्रत्याशियों का और फिर वरीय पदाधिकारियों का, फिर हम नीचे भी जाएंगे। नीचे के जिस क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़े वहां के नीचे के पदाधिकारियों का भी फीडबैक आना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फर्दर प्लान बनाने में बहुत आसानी होती है। हमने तय किया है, पिछले बार भी मैंने कहा था कि हमने तय किया है कि ये कुछ महीना सरकार के लिए और सरकार को नीति बनाने का, सरकार को इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में लिए हुए 5-6 जो उनके हिडन एजेंडा जिनको वो कहते आए उनके लिए थोड़ा समय हम लोग निश्चित रूप से देंगे। एक राजनीतिक दल के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक राज्य के गठन का सिपाही के रूप में हम ये सारे वातावरण को संग्रह करते हुए राज्य सरकार के ऊपर, राज्य की सरकार के ऊपर वो दबिश बनाने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस अवस्था को शो किया गया, जिस अवस्था को बताया गया, उस अवस्था में राज्य सरकार आज के दिन में अपनी नीतियों को ला पा रही है कि नहीं, नीतियों पर चल पा रही है कि नहीं। एक बेहतर प्रहरी के रूप में हम हमेशा पब्लिक के बीच में हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। उसी संदर्भ में आज हमारी चर्चाएं चल रही है। वहीं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के पशुपालन भवन विभागीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बीज वितरण को लेकर चर्चा हुई। इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर विशेष तौर पर मंथन किया गया। गौरतलब है कि मड़ुआ उत्पादन वाले क्षेत्र के 1400 किसानों के बीच 3000 प्रति एकड़ की राशि दी जानी है। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन पर हमारी नजर है। इसी कड़ी में लोहरदगा के FPO को 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। उन्होंने कहा कि किसानों के बीज मुहैया कराना एक चुनौती है। इसे लेकर सरकार मुख्यमंत्री बीज ग्राम योजना के तहत 10 गांवों के साथ MOU कर रही है, जिससे कि बीज उत्पादन में मदद मिलेगी। विस्तार रूप से डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जो कृषि का डायरेक्टरेट है उनके साथ बैठक हुई है और इसमें जो केंद्र के द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं और स्टेट के द्वारा प्रायोजित योजना है उसमें विस्तार रूप से चर्चा हो रही है। आज का हमारे लिए दिन खास इसीलिए भी है क्योंकि आज के दिन हम लोग जितने एक हमारे यहाँ से एक योजना चलाया जाता है मड़ुआ के लिए, मिलेट्स के लिए, जो किसान मिलेट्स उगाते हैं, मड़ुआ उगाते हैं, उनको 3000 रुपया प्रति एकड़ के दर पे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इसका मैपिंग जो होता है उसका रिपोर्ट पंचायत स्तर से ही कृषक मित्र और ATM BTM तैयार करके हमें देते हैं और आज पूरे राज्य भर में लगभग 1400 ऐसे किसान हैं
जिनको ये प्रोत्साहन राशि उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाने वाला है। इधर सरायकेला जिला के गमरिया प्रखंड अंतर्गत अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में स्थित सोलर जल मीनार करीब 3 वर्षों से खराब पड़ा है। ग्रामीणों ने कई जगह पर गुहार लगाई लेकिन कोई पहल नहीं हुई। अब लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जल मीनार के निर्माण के महज 1 महीने बाद ही ये ठप हो गया था। तब से इसे ठीक कराने के लिए कोई पहल नहीं हुई है। स्थानीय वार्ड सदस्य सबिता कुमारी ने कई बार स्थानीय सांसद और प्रखंड कार्यालय में इसकी शिकायत की। इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों को पानी के लिए बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें या तो पानी खरीदना पड़ता है या उस कंपनी से लाना पड़ता है जहाँ वे काम करते हैं। वार्ड सदस्य सबिता कुमारी ने आरोप लगाया कि जल मीनार की खराबी संवेदक की घोटालेबाजी और अनियमितता का परिणाम है। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो स्थानीय जल मीनार लगा हुआ 3 साल लगभग हो गया है। ब्लॉक या जिला लगने के प्रशासन सिर्फ 1 महीना तक इसमें हल्का फुल्का पानी आया है। उसके हमारे एरिया में जल मीनार लगा हुआ 3 साल लगभग हो गया है। लगने के सिर्फ 1 महीना तक इसमें हल्का फुल्का पानी आया है। उसके बाद से ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। इसको लेकर पंचायत में बहुत बार रखे बात को कि हमारे यहाँ पे पब्लिक को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है पानी को लेकर, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे पंचायत में जितना भी मीटिंग्स होता है, वार्ड नंबर 11 के वार्ड मेंबर है, कोई भी मीटिंग का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिलता है। किसी भी तरीके का कोई भी कार्य होता है तो किसी भी तरह का जानकारी नहीं मिलता है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने अपनी 10 सदस्यीय टीम के साथ डिमना में नवनिर्मित 750 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव ने 15 जनवरी तक अस्पताल को पूरी तरह से शुरू करने की बात कही। उन्होंने बताया कि यहाँ कैंसर, हार्ट और न्यूरो का भी इलाज होगा। कुछ त्रुटियां हैं, उसे जल्द पूरा करने का निर्देश प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने दिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में 4 डीप बोरिंग करने को कहा गया है ताकि अस्पताल में पानी की कमी ना हो। इससे पहले उन्होंने एमजीएम कॉलेज के प्राचार्य समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ 3 नए विभागों को खोलने की तैयारी को लेकर बैठक की। यहाँ पे बैठक करने का पर्पस ये था कि आप देख रहे हो कि हम लोगों ने विभाग स्तर पे एक टीम गठित की। लिस्ट डॉक्टर्स हैं उसकी टीम गठित की है, जो कार्डियोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है और फिर जो न्यूरो सर्जरी है, ये 3 डिपार्टमेंट्स का। और डॉक्टर साहब भी आए हैं, रिम्स से आए हैं, जो भी जो है कार्डियो के, फिर बाकी ऑन्कोलॉजी के भी लोग आए हैं, न्यूरो सर्जरी के भी लोग आए हैं। तो यहाँ पे एमजीएम में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो आपका एमजीएम की जो हॉस्पिटल बना है ये 750 बेड का चाबी है। ये बेड यहाँ पे शिफ्ट करना है हॉस्पिटल। तो शिफ्ट करने के क्रम में अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब से डिस्कस किया है पूरे इनके टीम के साथ कि ये पूरी शिफ्टिंग जो है वो जनवरी महीने में 15 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी के बीच में ये पूरी शिफ्टिंग वहाँ से यहाँ पे हो जाएगी। पुराना यहाँ शिफ्ट पूरा शिफ्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पुराने जो बिल्डिंग्स है उसको तोड़ना है और जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उनको बनाने का जगह देना है। तो वो सारा का सारा हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इमरजेंसी और साथ में सारे वार्ड्स, ठीक है। और उसके बाद ये हॉस्पिटल में हम लोगों ने ये किया है कि सुपर स्पेशलिटी के लिए 3 जो डिपार्टमेंट खास करके हैं, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी का ये डिपार्टमेंट भी शुरू कराएंगे। लेकिन यहाँ पे ओपीडी चालू हो जाएगा सुपर स्पेशलिटी का। आईपीडी जो है उसमें टाइम लगेगा। और सामने की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसमें कैथ लैब बन रहा है, तो कार्डियोलॉजी वो सामने वाली बिल्डिंग में बनेगा, वो अलग से 75 बेड का होगा। तो 750 बेड ये होगा, 75 बेड ये होगा। 75 बेड को क्या ये सामने वाली बिल्डिंग में कार्डियोलॉजी से और चक्रधरपुर के बूढ़ी गोड़ा में 6 दिवसीय लखटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता सह खेलकूद प्रतियोगिता 20 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर आयोजन कमेटी कल्याण मंच के सदस्य तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 20 से 26 दिसंबर तक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 25 दिसंबर को खेलकूद प्रतियोगिता होगी। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच 26 दिसंबर को खेला जाएगा। शुक्रवार को इसका भव्य शुभारंभ होगा। खेलकूद प्रतियोगिता में दौड़, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए साड़ी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। साथ ही आदिवासी डांस प्रतियोगिता भी होगी। फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता टीम को 2 लाख रुपए नगद और विजेता टीम को 1,30,000 रुपए और तृतीय विजेता को 55
55,000, चतुर्थ विजेता को 55,000 और 5वें से 8वें विजेता को 25-25 हजार रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज 5,000 रुपए, बेस्ट गोलकीपर 3,000 रुपए और बेस्ट स्कोरर को 3,000 रुपए इनाम के रूप में दिया जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को भी नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में विदेशी खिलाड़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इस बार मेरा नेतृत्व में मतलब फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। कार्य लगभग अंतिम रूप दिया गया है। तैयारी समिति था, सब आज अंतिम रूप हो गया। मतलब कल से खेल हम लोग का 9 बजे से चालू होगी। कल उद्घाटन खेल भी है और दूर से नामी प्लेयर लोग एंट्री लिए हैं। धन्यवाद। हम उतने कुल कितना टीम भाग लेते हैं इसमें? 64 टीम। 64 टीम भाग ले रहे हैं। 64 टीम भाग। कहाँ से प्लेयर आते हैं ये भी बताइएगा। मतलब बाहर के प्लेयर हैं, राहुल किला कलकत्ता से भी आए हैं, जमशेदपुर रांची से भी आए हैं, मतलब पश्चिम सिंहभूम के कोने कोने से आए हैं। नया तो इस बार है फुटबॉल में हम लोग नया कर दे रहे हैं कि सिंहभूम में कहीं भी 2 लाख रुपया नहीं है। इतना कम पैसों में हम लोग 2 लाख रुपया प्राइज दे रहे हैं। टोटल 6,10,000 रुपया दे रहे हैं टोटल प्राइज। 8 प्राइज रहती है और इसमें 40+ भी है, उसको भी हम लोग 50,000 रुपया दे रहे हैं। और खेलकूद प्रतियोगिता रहेगा और आदिवासी सांस्कृतिक डांस कार्यक्रम है। फिर नया इवेंट है आपका साड़ी में ब्यूटी क्वीन का कॉन्टेस्ट होगा इस बार। ये नया होने जा रहा है? हाँ, इस मैदान के लिए नया है। रैंप में चलेगी क्या? नहीं, मैदान में साड़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा। हाँ, यहीं के लोकल जो भी मेहमान आएंगे लोकल गांव के रहेंगे, कहीं कभी लोग भाग ले सकते हैं जो मेला में आएंगे। अच्छा, उनको हम लोग नगद पुरस्कार 4 से 5,000 रुपया देने जा रहे हैं। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ रेल क्षेत्र के रांगड़ा रेलवे साइडिंग में बढ़ते कोयला तस्करी के बीच अब अवैध शराब का कारोबार भी फल फूल रहा है। उड़ीसा आबकारी विभाग की टीम ने रेल साइडिंग से सटे अवैध बस्ती में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। छापेमारी के दौरान जो नजारा सामने आया उसे देखकर आबकारी विभाग के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार रांगड़ा रेलवे साइडिंग के 12 नंबर बस्ती में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बसे लोगों द्वारा पिछले कुछ दिनों से अवैध कारोबार किया जा रहा था। आबकारी विभाग को इसकी सूचना मिलते ही छापेमारी की गई, जिसके बाद मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। यहाँ से बड़े पैमाने पर नकली विदेशी शराब बनाकर आसपास के क्षेत्रों में बेचा जा रहा था। छापेमारी अभियान में संबलपुर आबकारी विभाग, राउरकेला आबकारी और के बोलांग पुलिस की टीम शामिल थी। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग पर नया फुट ओवरब्रिज का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे ने 31 जनवरी 2023 को बैरियर सिस्टम बंद कर दिया था, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर लाइन पार कर रहे थे। अब फुट ओवरब्रिज का निर्माण होने से लोगों में खुशी है। पिछले महीने 23 नवंबर को रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने ब्लॉक लेकर लाइन के ऊपर गार्डर एंगल चढ़ाया था। दोनों छोर से सीढ़ी का ढांचा तैयार कर लिया गया है और ढलाई का काम जारी है। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है। बता दें कि जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग पर FOB नहीं होने से जुगसलाई, बागबेड़ा, बड़ौदा घाट, हरहरगुट्टू, रानीरी व अन्य दर्जन भर बस्तियों के 2 लाख से ज्यादा पैदल राहगीर जान हथेली पर लेकर लाइन पार करते थे। हालांकि यहां ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन पैदल यात्रियों को लंबा सफर तय कर इसे पार करना पड़ता है। ऐसे में लोगों ने FOB की मांग रेलवे से की थी। अब चक्रधरपुर मंडल रेलवे का करीब 3 मीटर चौड़ा और करीब 15 मीटर लंबा FOB फुट ओवरब्रिज जल्द ही राहगीरों के लिए तैयार हो जाएगा। परेशानी ये होती थी कि रेलवे पट्टी पार करना पड़ रहा था, इससे जान खतरे में रहता था। बहुत सारे आदमी की मृत्यु हुई इसमें, और ये सही रहेगा कि ओवरब्रिज बन जाएगा तो आदमी को आने जाने में आराम हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी को आराम हो जाएगा और यही सब होगा। ओवरब्रिज बना था लेकिन उसमें पैदल चलने के लिए बहुत लंबा हो जाता है और ये पैदल के लिए शॉर्टकट सही है और सेफ हो जाएगा, सब कुछ सेफ हो जाएगा। तो बनने से काफ़ी फायदा होगा। हाँ, काफ़ी फायदा होगा, जान बचेगा आदमी का और ऐसे जान खतरे में है।
परेशानी होती रही, अभी भी परेशानी में है। अच्छा, और इससे बनने से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, आदमी को हिलकना नहीं पड़ेगा, सीढ़ी से पार हो जाएगा सब। क्या हुआ है? अरे भैया बहुत मौत हुई है, जो कोई उधर कट गया, कोई उधर कटा, पड़ा गाड़ी आ रहा पार हो रहा था सब, ब्रिज तो नहीं, फाटक बंदे हो गया था। कितने आदमी कटे, कितने मारे, कोई ठिकाना किसी का है, कोई लिखा पैसा नहीं कर रहा है। और इसके बनने से क्या फायदा होगा? ये ब्रिज बने बहुत फायदा होगा, आदमी आराम से उतरेगा, जाएगा, चढ़ेगा, उतर जाएगा तो चले जाएगा, लेन तो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो पैदल आता है उसको आसान पड़ेगा। वो बहुत आसान पड़ेगा, अब वाले पैर फंस जाएगा तो पलटी हो जाएगा। विगत दिनों रांची में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखाई है। सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष कार्रवाई करें। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार को पैदल गश्त किया। चिन्हित स्थलों पर पुलिस ने पैदल मार्च करते हुए आम लोगों को भी जागरूक किया। इसमें मौजूद सरायकेला एसडीपीओ समीर सिवैया ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर विशेष फोकस है। इसके तहत अड्डेबाजी, छेड़खानी जैसे अपराधों पर नकेल कसना है। मौके पर आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार एवं पुलिस बल मौजूद थे। एक्चुअली अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार जो है ना बहुत सजग है। तो अभी हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और हर जगह पे पुलिस जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अभी जहाँ जहाँ पे अड्डेबाजी वगैरह होती है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, सभी जगह पे जो है पुलिस अपनी पेट्रोलिंग कर रही है। इधर जमशेदपुर में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह लाव जलाए जा रहे हैं। जिला को कंबल भी आवंटित हो चुका है। जल्दी लोगों के बीच उनका वितरण शुरू किया जाएगा। और जानकारी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि ठंड को देखते हुए एक टीम बनाई गई है। टीम के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर भर में 28 स्थानों को चिन्हित कर अलाव की व्यवस्था की गई है। लोग जहां जहां एकत्रित होते हैं उसकी जानकारी मिलने पर वहां भी अलाव जलाए जाएंगे। कृष्ण कुमार ने बताया कि सभी 6 रैन बसेरा में हर तरह की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। जो लोग रात के समय बाहर रहते हैं उनके लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था है। जो लोग इनमें से किसी भी तरह की कोई सुविधा लेना चाहते हैं वो जेएनएससी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहीं रैन बसेरा में ताला बंद रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण इन्हें खोलने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, पर अब सभी जगह पर रैन बसेरा में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बढ़ती ठंड को लेकर के जो भी हमारी योजना है उसके लिए टीम बनाई गई है और उस टीम के द्वारा मॉनिटर भी की जा रही है। पहला नंबर ये है कि हम लोग ने लगभग 27 या 28 प्लेस पे अलाव की व्यवस्था की है पूरे शहर में। और जिन लोगों की और भी जगह की अगर दिक्कत हो जहाँ पे लोग रात गुजारते हैं, वैसे जगह पे अगर लोग हम लोग को और प्लेस बताएंगे तो वहाँ पर हम लोग व्यवस्था कराएंगे। इसके अलावा कंबल वितरण जो है जल्द ही हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंबल जिला में आ चुका है। जैसे ही हमें प्राप्त होगा हम लोग तुरंत जो भी रोड किनारे बसे हुए लोग रहते हैं उनको हम लोग कंबल देंगे। इसके अलावा हमारा जो 6 रैन बसेरा है वहाँ पर भी हम लोग जितना भी सुविधा होना चाहिए उन सब सुविधाओं से लैस कर दिए हैं और वहाँ पर रात लोग जो है गुजार सकते हैं। क्योंकि ठंड के महीनों में बाहर सोना जो है बहुत कष्टकारी है और ठंड लगने से आकस्मिक किसी भी तरह का दुर्घटना हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है हम लोग पूरे शहर में जो हमारा रैन बसेरा से लेकर अलाव और कंबल की व्यवस्था हम लोग किए हैं। जिन लोगों की आवश्यकता है वो कृपया जेएनएससी से या हमारे जो भी लोग इसमें टीम बनी है उनसे संपर्क करके इन चीज़ों को प्राप्त कर सकती है। और जमशेदपुर के मुसाबनी में सेवा ही धर्म है संस्था से जुड़े बच्चों ने नई पहल शुरू की है। ये लोग मंदिरों समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास साफ सफाई अभियान चला रहे हैं और सामूहिक श्रमदान कर लोगों को भी इससे जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस संस्था से जुड़े बच्चों ने अभिजीत कुमार के नेतृत्व में छुट्टियों और खाली समय का सदुपयोग करते हुए सेवा एवं स्वच्छता कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके तहत मुसाबनी के गिरिसडांग में स्थित बजरंग बली मंदिर परिसर में उगाए झाड़ियों और गंदगी की साफ सफाई की गई। सभी ने मंदिर प्रांगण और परिसर को साफ कर एक उल्लेखनीय कार्य किया और समाज में स्वच्छता का संदेश दिया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के रचनात्मक और सेवा भावना के कार्यों की क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय लोग बच्चों के संगठन का
और प्रयास की काफी सराहना कर रहे हैं। ग्रुप के अभिजीत कुमार ने बताया कि यदि इसी प्रकार समाज के वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोगों का समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा तो उनके प्रेरणा से इस ग्रुप में और भी बच्चे जुड़ेंगे और लगातार इस प्रकार के रचनात्मक कार्य करते हुए समाज में एक अच्छा मिसाल पेश करने का कार्य करेंगे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।